Hello everyone, this is Sunil. Welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Today we will discuss fourth part of new economic policy since 1991. In last my video we will discuss privatization and liberalization. In this video we will discuss globalization and demonetization. Before the starting of the video, I want to request to you please like and subscribe my channel to motivate me. With the motivation of you, I will try to provide best material for you for final examination. Let's start. Globalization means भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण। यानी कि हम बात करते हैं पहले प्री पोस्ट की बात करते हैं, हम प्री एंड पोस्ट दोनों की बात करेंगे। अगर अपने हम हिस्ट्री में देखें, जाके प्री टाइम में देखें तो हमारे गांव होते थे, छोटे रूरल्स, वो सेल्फ सफिशिएंट होते थे। एक ही गांव वाले को सारे गांव के बारे में पता होता था और हमारी आवश्यकताएं वहीं ख़त्म हो जाती थी। मीन्स सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंस थी। हमें किसी के ऊपर प्रॉब्लम नहीं थी, अपने प्रोडक्ट जी से सेल हो जाते थे एंड हम एक्सचेंज भी कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे स्थितियाँ बदली, मॉडर्नाइजेशन आया, प्राइवेटेशन आया, तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई। हमने जब इंडिपेंडेंट हुए तो हमने क्या किया, हमने सोशल पैटर्न को अडॉप्ट किया, हमने ग्लोबल मार्केट को इग्नोर किया, जिस कारण से हमारी पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, जीडीपी, ये ग्रोथ रेट क्या है कि जो टारगेट्स हैं वो हम अचीव नहीं कर पाए। तो 1991 के जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर्स था कि हम ओपन पॉलिसी को अडॉप्ट करें। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को राइज करने के लिए हम बाहर से कंपनी को इनवाइट करें, ताकि हमारे भी प्रोडक्ट बाहर सेल हो सके और बाहर के प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर ईजिली आ सके। जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी उनको रिमूव किया जाए, जो हमने फेरा इम्प्लीमेंट किया था वो ख़त्म किया जाए, ताकि हम इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ सके। इसलिए हमने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। मीन्स एक देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि हम एक ही देश के अंदर प्रोडक्ट को सेल ना कर सके, पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने प्रोडक्ट को बाय एंड सेल कर सके आसानी से। ये कब होगा? जब ओपन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा। मीन आसानी से गुड्स एक देश में जाएंगे और आएंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा। कैपिटल क्या होगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगी, जिस कारण से क्या है, ग्लोबलाइजेशन आएगा, जीडीपी क्या है, राइज होगी। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एन इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड कैपिटल, यानी कि लेस बैरियर। अब फीचर्स क्या ग्लोबलाइजेशन के, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? हाई ग्रोथ रेट, द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी विच रिमेंड 3 और 4%। हमारा फायदा क्या हुआ कि हमारी ये जीडीपी थी वो 3 और 4% के बीच में रह जाती थी। जैसे हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, तो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 6% तक पर एनम होगी। मीन्स हमने 2 से लेकर 3% तक जीडीपी क्या है, ग्रोथ राइज की विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो हमारा प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट था, आज भी है, लेकिन जीडीपी कंट्रीब्यूशन के अंदर अब पब्लिक सेक्टर है, जो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा। एंड अगर बात करें हम प्राइमरी सेक्टर की, तो हमारा जो जीडीपी था वो मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन था जीडीपी का, जो कितना है, 70% है। ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो हमारा सर्विस सेक्टर 53% है कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी के अंदर। अगर हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्रीज 41% इन 1991, जो कितना होगा, 53%। इसका मतलब क्या हुआ, हमने मोर देन 10% ग्रोथ अचीव्ड की है थ्रू दी सर्विस सेक्टर। ये कभी पॉसिबल हुआ है
जब ग्लोबलाइजेशन आया है। रिडक्शन इन दी फिजिकल डेफिसिट, हमने पीछे पढ़ा कि मेन कॉज क्या है इकोनॉमिक पॉलिसी का, फिजिकल डेफिसिट है। विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमने फिजिकल डेफिसिट को डाउन किया है, वो 3 से 4% रह गया, जो पहले कब पहुंच गया था, वो 8.4% पहुंच गया था ऑफ दी जीडीपी। यानी कहना मतलब क्या हुआ, हमने हाई ग्रोथ हासिल की, हमने ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर किया, हमने फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस किया। ये बेनिफिट्स हैं किसके, ग्लोबलाइजेशन के कारण। क्यों हुआ, क्योंकि हमने ओपन पॉलिसी को अडॉप्ट किया, हमने फेरा खत्म करके फेमा अचीव कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लगा दिया। हमने जहाँ पर प्राइवेट कंपनीज हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट कम थी उनके एम्प्लॉयमेंट को राइज किया। हमने ग्लोबल जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर 40% लिमिट दी, उसको हमने क्या किया, हमने 50% कर दिया, 51% कर दिया, कई सेक्टर के अंदर 74 से 100% भी कर दिया। एनराइज को हमने फ्री कर दिया कि आप 100% तक इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हमने इसके अंदर शामिल किए। हमने क्वांटिटेटिव जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको रिमूव कर दिया, हमने कोटा प्रणाली को रिमूव कर दिया, इंपोर्ट सब्सिट्यूशन हमने ख़त्म कर दिया। इन चीज़ों को ख़त्म करने से हमारे देश के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइज होना शुरू हो गया, जिस कारण से ग्रोथ रेट राइज हुई, सर्विस सेक्टर राइज हुआ, हमारा फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस हुआ क्योंकि लॉसेस कम हो गए गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के। ये चीज़ों के कारण क्या है, हमें ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करना पड़ा था। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस कारण से हुई, क्योंकि हमने अट्रैक्ट किया, हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, दो कंसेप्ट है, दोनों के हमने लिबरलाइजेशन अडॉप्ट कर दिया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मीन्स कि बाहर के जो फॉरेनर्स इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन की स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर एंड पेंशन स्कीम्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस कारण से हमारे देश का तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तेज़ी से बढ़ी। रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट इंक्रीज फ्रॉम $100 million to $52.5 billion, बहुत तेज़ी से ड्रामा राइज हुआ। एंड हमारा सबसे बड़ा जो मेजर सोर्स है देगा वो क्या है, मॉरिशस। मॉरिशस इज द मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सेकंड पार्टी USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंक्रीज फॉरेन रिजर्व, हमारे जो फॉरेन रिजर्व हैं पे इम्पोर्टेंट रोल टू पे इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट बिल, हमने इसकी प्रॉब्लम फेस की हुई है। हमारे पास इतने भी रिजर्व नहीं थे कि हम 10 डे का बिल भी पे कर सकें, जिस कारण से इंडिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया। तो जैसे ही हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया तो हमारे फॉरेन रिजर्व है वो ड्रामेटिकल राइज हुए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज $6 billion टू $417 billion इन 2017-18। तो हमारे पास इनफ अमाउंट है इम्पोर्ट बिल पे करने के लिए भी और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी। हम डॉलर्स की वैल्यू को एक लिमिट से ऊपर राइज नहीं होना देना चाहते हैं। ये कब हुआ, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हुआ। इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, हमारा फॉरेन ट्रेड का जो शेयर है वो तेज़ी से राइज हुआ, क्योंकि 1991 से पहले हमारा जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन था ट्रेड के अंदर वो 0.8% था, जो बढ़कर कितना होगा 2.21% इन 2016। चेक इन्फ्लेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, इन्फ्लेशन। जो पुअर सेक्शंस था वो फेस कर रहा था प्रॉब्लम, उनके लिए गुड्स को अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं था। हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 1991 तक 70% पहुंच गया था। मीन्स हमारी जो परचेजिंग पावर है डे बाय डे रिड्यूस हो रही थी, गरीब पिसता जा रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, सोर्सेज खत्म होते जा रही। इन चीज़ों को रिमूव किया गया ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू एंड लिबरलाइजेशन के थ्रू, जिस कारण से हमारा जो इन्फ्लेशन रेट कहाँ पर आ गया 2 से 3% पर आ गया। ये एक बहुत बड़ी चेंजिंग थी। हमने कंपटीशन को अडॉप्ट किया जिस कारण से हमें बेनिफिट्स हुई। नेगेटिव इफेक्ट, कहते हैं कि जहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव कहाँ पर होते हैं, हमने जो ग्लोबलाइजेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से दूर रखा, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को निलेक्ट किया। एग्रीकल्चर सेक्टर को निलेक्ट करने से हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो 3% से नीचे रहेगी। मॉडर्न टेक्निक्स कुछ ही लोगों के हाथ में आ सकी, पुअर सेक्शन इसको अफोर्ड नहीं कर पाया, जिसका से प्रॉब्लम आ गई।
हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो इंटरनेशनल कम्पीट कर नहीं पा रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल के जो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के वो इंडिया के अंदर कम्पीट कर रहे थे, जिस कारण से उनकी मार्केट तेज़ी से बढ़ी हमारे देश के अंदर। हमारे फार्मर ग्रो नहीं कर पाए इतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से बाहर के प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर, जिस कारण से एक लॉस हुआ हमारा। नेग्लेक्ट ऑफ द एग्री सेक्टर, इंडियन फार्मर कैन नॉट अफोर्ड इंटरनेशनल कंपटीशन, जिस कारण से आज भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सिर्फ इंडियन कंसंट्रेट है, वो सरकारों से लटता जा रहा है, बस प्राइवेटाइजेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं है, परफॉर्मेंस को राइज करने की कोई ध्यान नहीं है, बस सिर्फ गवर्नमेंट पैसा दे तो वो चलेगा, अगर गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी तो सेक्टर नहीं चलेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा हमें चेंज करने की ज़रूरत है, आउटलुक को चेंज करने की ज़रूरत है। फार्मर को कमर्शलाइज बनाना बहुत ज़रूरी है, फार्मर को जॉइंट फार्मिंग सिखानी बहुत ज़रूरी है, फार्मर को कोऑपरेटिव फार्मिंग सिखानी बहुत ज़रूरी है, फार्मर को अपने दम पर प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए सरकार के इंटरफेरेंस ज़रूरी है। सरकार गलत तरीके से इंटरफेरेंस करती है, डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट अडॉप्ट करती है, जिस कारण से फार्मर के जो विचार हैं वो अलग अलग हैं, जिस कारण से हमारा सेक्टर डूबा हुआ है, ये हमें लॉस हुआ। इंक्रीज डोमिनेंस ऑफ एमएनसी, कहते हैं कि एमएनसी को हमने अटैक किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, प्रॉब्लम तो आएगी किसके लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हुई, क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पाए। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जहाँ पर मॉडर्न टेक्निक नहीं तो बाहर हो गई कंपटीशन से। तो धीरे धीरे एमएनसी का कंट्रोल क्या है, इंडियन कंपनी कवर हुआ, जो इकोनॉमिक स्लैब की तरफ लेके जा रहा है हमारी तरफ, और जो इकोनॉमिक स्लैब बाद में पॉलिटिकल स्लैब में बदल सकता है, नो डाउट, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए इकोनॉमिक ट्रेडिंग के लिए आई थी, ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आई थी, और बाद में पॉलिटिकल ऑर्डर्स को उसने अपने कब्जे में कर लिया और 300 या 400 साल तक हमारे ऊपर राज किया। ऐसी स्थितियाँ फिर आ सकती हैं, नो डाउट, क्योंकि हमारा पॉलिटिशियन एजुकेटेड नहीं है, और जो हमारा स्किल्ड वर्क है वो देश के बाहर जा रहा है, किसको कोई ध्यान नहीं है इस चीज़ का, जिस कारण से क्या है एमएनसी की डोमिनेंस बढ़ेगी, इकोनॉमिक स्लैबनेस आएगी, इकोनॉमिक स्लैबनेस से ही पॉलिटिकल स्लैब दोबारा फिर आएगा, इसको रोकने की जरूरत है, ये हमारे लिए लॉस है। जीडीपी राइज विदाउट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हमारे देश के अंदर नो डाउट जीडीपी राइज हो रही है, आज 80 to 90,000 पर कैपिटा इनकम है, लेकिन जॉब नहीं है जी, क्योंकि मनी कंसंट्रेट इन फ्यू हैंड्स, 212 रिच पर्सन होल्ड मोर देन 40% ऑफ द जीडीपी इन इंडिया। इसका मतलब रिच और पुअर के में बहुत ज़्यादा गैप है, ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉबलेस ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज राइज नहीं हो रही है। ड्यू टू दी एमएनसीज फेल्ड अवर एसआई एंड अदर इंडस्ट्री, बिल्कुल फेल हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्री के पास पैसा नहीं है और टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो कम्पीट कैसे कर पाएंगी। तो धीरे 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 जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ इन कंपनियों को खरीदती जा रही हैं और अपना प्रभाव इंडियन इकोनॉमी पर छोड़ना शुरू कर दिए। ये हमें लॉसेस भी हैं, लेकिन लॉसेस कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन संभलना ज़रूरी है। अगर हम इसी तरह इग्नोर करते जाएंगे तो कैप्चर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर क्रिएट प्रॉब्लम फॉर इंडिया इन फ्यूचर्स। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर लगभग सभी देशों की इकोनॉमी के हैं वीक थी। उस इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक ऐसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत थी जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर सके, इंटरनेशनल लेवल पर 2 और मोर देन 2 कंट्री के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको ख़त्म कर सके, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इंपोर्ट के ऊपर एंड एक्सपोर्ट के उसको ख़त्म किया जा सके। तो इसके लिए 1948 के अंदर गेट को सेटअप किया एज ए नॉन स्टेशनरी बॉडी, एज ए एडॉक बेसिस पर, यानी कि कुछ समय के लिए, जिसका नाम था जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, कि जैसे इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होगा तो अपने जो संस्थाएं खत्म हो जाएंगी। बट इसकी हमें ज़रूरत पड़ी लॉन्ग टाइम तक, नॉट एज ए एडॉक बेसिस, हमें एक परमानेंट बॉडी की जरूरत थी। तो हमने गेट को 1 अप्रैल 1995 को WTO के अंदर कन्वर्ट कर दिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का रोल क्या है? टू ओपन यूनिफॉर्म एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी, एक ऐसी ट्रेड पॉलिसी लेके आना जो भी इसका मेंबर होगा उसके सभी देशों की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी,
किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, किसी कंट्री को ज़्यादा बेनिफिट किसी को कम नहीं दी जा सकते, और ओपन पॉलिसी मीन्स फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड कैपिटल इज़ अलाउड। ये साइन करने पड़ते हैं, कंपनीज को एग्रीमेंट करना पड़ता है, ताकि क्या है इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को राइज किया जा सके। जो अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज से मशीनरी को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करके, इंपोर्ट करके बेनिफिट उठा सके, तभी होगा जब ओपननेस आएगी। दूसरा इसका करता है हैंडल ट्रेड डिस्प्यूट। बहुत सारे ट्रेड डिस्प्यूट होते हैं कंट्रियों के बीच में, इन ट्रेड डिस्प्यूट को सॉल्व करना, पेटेंट देना, पेटेंट राइट देना, पेटेंट लाइफ कितने साल होगी, ये सभी चीज़ें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है, ताकि एक कंट्री दूसरी कंट्री को एक्सप्लॉइट ना कर सके। लेकिन इसका एक्सप्लॉइटेशन हुआ किस फॉर्म के अंदर हुआ, हमारे देश के अंदर ही जिन प्रोडक्ट्स को हम अपने सदियों से प्रोड्यूस करते आ रहे हैं उनका पेटेंट यूएस कंपनी ले गई है, फॉरेन कंपनी ले गई हैं, जिसके लिए वो हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एज ए कमर्शियल उसको यूज़ नहीं कर सकते, लॉस भी हुआ हमारा, जिसका से इंडियन इसकी आवाज़ भी उठाई। टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू अंडर डेवलपिंग कंट्री। जो कंट्रियाँ अंडर डेवलपमेंट हैं उन कंट्रियों को टेक्निकल एंड फाइनेंशियल ट्रेनिंग देना, फाइनेंशियल हेल्प करना WTO का काम है। इस कारण से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को राइज करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को ईजी करने के लिए, ओपननेस पॉलिसी के लिए जानी जाती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ डिस्कस मी, प्लीज़ like and subscribe my channel to get latest video. Thank you, have a nice day.